17 मिनट हो गए आप दोनों ने बोला है। अब मैं जरा दूसरे मेहमानों के पास जाता हूँ, आशुतोष जी, हर्षवर्धन जी और शुभमय जी। शुभमय जी, मैं आपके पास आऊँगा थोड़ा सा रुक के। पहले हर्षवर्धन जी और आशुतोष जी, जब इस तरह की बात होती है रिपोर्ट कार्ड पे या सरकार के काम पे, तो तथ्यों पर आधारित बातचीत होनी चाहिए। नैरेटिव्स पे डेफिनेटली चर्चाएं होती हैं, बातचीत होती है, लेकिन काम नहीं हुआ है इसको भी रेखांकित करना ज़रूरी है। तो जो इतने सारे काम अभी गिनाए गए स्क्रीन पे चल रहे हैं, कितने मेडिकल कॉलेज बने, कितने एम्स बने, कितनी यूनिवर्सिटी, कितने आईआईटी, कितने एम्स, तो सब फैक्ट है ना सर। इसमें कुछ हवा में तो है नहीं कि ये सब बोला जा रहा खाली, कुछ हुआ नहीं। कोई आदमी आके इसको चेक कर सकता है। जीएसटी जैसा इतना बड़ा काम हुआ है जो आज़ाद भारत में किसी ने किया, और मैं तो आज़ाद भारत नहीं, मैं दुनिया को बोलता हूँ, वर्ल्ड में बहुत कम सरकारों ने ये हिम्मत दिखाई थी कि जीएसटी लागू करें, क्योंकि जिसने लागू किया वो चुनाव हार गया। ये पहली सरकार थी जो जीएसटी लागू करने के बाद चुनाव जीत के आई थी, उससे बड़े बहुमत के साथ जीत के आई थी। आशुतोष जी, फिर भी सवाल काम नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है। नीरज जी देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि जब इकोनॉमिक्स में बात करें तो रिलेटिव डेटा के टर्म में बात करें। बिल्कुल। ये जो कि मोदी जी की सरकार में इतने मकान बन गए, तो मनमोहन सिंह की सरकार में, अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में कितने मकान बने, उसका भी डेटा देना चाहिए। दिक्कत क्या है कि हम एक डेटा के बारे में बात करते हैं, दूसरे डेटा के बारे में बात नहीं करते और उसके आधार पर अपनी पीठ थपथपाते हैं। मैं सिर्फ 3 डेटा दूंगा। हालांकि मेरी व्यक्तिगत राय अगर आप पूछेंगे सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है कि जफर इस्लाम और सुजाता पॉल में फर्क आ गया पिछले 9 सालों में। ये बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे बड़ी उपलब्धि हो ही नहीं सकती किसी सरकार की, कि धर्म के आधार पे आपकी आइडेंटिटी तय की जाती है और उसके आधार पे आपके साथ रूल ऑफ लॉ लागू होता है। खैर उस डिबेट पे नहीं पड़ेंगे क्योंकि वो डिबेट बहुत गंभीर डिबेट है। 3 डेटा मेरे पास है और मैंने कहा इकोनॉमिक्स में जब भी बात करता हूं रिलेटिव डेटा के टर्म्स में बात करता हूं। 2004 और 2014 के बीच में जो जीडीपी ग्रोथ है 97%, लगभग 100% ग्रोथ है। 2014-2023 के बीच में 63% जीडीपी ग्रोथ है। 2004 से 2014 के बीच में 2008 में वर्ल्ड ग्लोबल रिसेशन था। अगर आप पर कैपिटा इनकम के बारे में बातचीत करेंगे तो 2004 से 2014 के बीच में 145% ग्रोथ है पर कैपिटा इनकम। मोदी जी के जमाने में 9 सालों में 67% ग्रोथ है पर कैपिटा इनकम। अगर आप बहुत इस सरकार ने कोशिश की, बहुत बड़ी बड़ी बातें की, मेक इन इंडिया के बारे में बातचीत की, आत्मनिर्भर भारत के बारे में बातचीत की, सब कुछ बारे में बातचीत की। हकीकत यह कि 2016-17 में 51.3 मिलियन लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में थे। 2023 में वो घट के हो गया 35.6 मिलियन। इसके आधार पे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा बेरोजगारी इस देश के अंदर है। अगर आप दूसरे सेक्टर के बारे में बात करेंगे तो माइनिंग सेक्टर का भी बता देता हूं कि माइनिंग सेक्टर में तकरीबन 16.5 लाख लोग माइनिंग सेक्टर में एम्प्लॉयड थे 2016-17 में, और 2023 में घट के हो जाता है 13.48। कोई भी इकोनॉमी को जज करने के लिए देखना पड़ता है कि उसकी जो रूरल इकोनॉमी पे कितना स्ट्रेस है और वहां से अर्बन में माइग्रेशन कितना हो रहा। अगर आप ध्यान से देखें तो आज की तारीख में 2014-15 में 4.5 करोड़ लोग, 4.25 करोड़ लोग जो थे फैमिलीज, वो एनआरजी पे डिपेंडेंट थे, रजिस्टर्ड थे। 2022-23 में यह संख्या बढ़ जाती करीब 6.25 करोड़ लोग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि शहरों में रोजगार नहीं है। लोग, जो दुनिया में जो इकोनॉमिक मॉडल है वो हमेशा रूरल से अर्बन की तरफ जाता है। तो ये इसके आधार पर बातचीत होनी चाहिए। जब सरकार मेक इन इंडिया के बारे में बातचीत करती है, आत्मनिर्भर भारत के बारे में बातचीत करती है, तो जो इंडिया का शेयर जो ग्लोबल मर्केंटाइज एक्सपोर्ट है उसमें 2014 में 1.69% है। इतना कहने के बाद मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, पता नहीं क्या क्या कहा गया, 2021 में 1.77 है। मार्जिनल इंप्रूवमेंट भी नहीं, इट्स ऑलमोस्ट द सेम। सो मेरा कहने का मतलब यह है कि इस सरकार ने निश्चित तौर पर जनधन योजना में ठीक काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। टॉयलेट बनाने में अच्छा काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाउस बनाने में अच्छा काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर यह आप कहना चाहते हैं कि 2014 के पहले इस देश में कोई ग्रोथ ही नहीं हुई, इकोनॉमिक दृष्टि से, प्योर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, डेवलपमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू से 2004 से लेकर 2014 हमेशा अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ हुई है। अगर आप ऑन एन एवरेज अगर आप बातचीत करेंगे जी, यही कारण है कि जो पर कैपिटा इनकम है वो 145% बढ़ी हुई, जबकि 2011 के बाद से 2014 के बीच में इकोनॉमी नीचे की तरफ गई है। इस सरकार की जो सबसे खासियत यह है कि सरकार का कोई इकोनॉमिक विजन है ही नहीं। आंख बंद करके डिमोनेटाइजेशन आप कर देते हैं, सोचते ही नहीं क्या होगा। आंख बंद कर आप लॉकडाउन कर देते हैं,
सोचते नहीं उसका 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 क्या फलितार्थ होगा। अगर डिमोनेटाइजेशन और लॉकडाउन अगर आंख बंद करके नहीं किया गया होता तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इस सरकार की जो इकोनॉमिक उपलब्धियां होती वो मनमोहन सरकार की इकोनॉमिक उपलब्धियों के अगर ज्यादा नहीं तो कम भी नहीं होती। लेकिन दो ऐसे फैसले किए गए। और जहां जीएसटी की बात है, जीएसटी तो मोदी सरकार का। जी आशुतोष जी, बहुत लंबा हो रहा है सर, छोटा रखिए ना। मैं चुप हो गया। हाँ हर्षवर्धन जी आप जोड़िए, फिर मैं शुभ भाई के पास जाऊंगा। आपको क्या कहना है हर्षवर्धन जी? नहीं, मैं यहीं से शुरू करता हूं जहां आशुतोष जी ने खत्म किया है। हाँ। आशुतोष जी कह रहे हैं कि इस सरकार का कोई विजन नहीं है। हाँ। और किसी भी गवर्नमेंट का विजन कहां से देखा जाता है? बजट डॉक्यूमेंट से, बजटरी एलोकेशन से। और अगर इस सरकार के हम पहले बजट से, यानी जब पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मई 2014 में चुनकर आए थे, तब से लेकर अभी हाल में जो बजट निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया, बड़े सीधे सीधे एकदम बिना किसी कंफ्यूजन के सरकार क्या कहती है? सरकार कहती है कि इस देश में बड़ा वर्ग है, 34-35 करोड़ लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं। उनको क्या क्या देना है? उनको हर हाल में आवास देना है। अब 1 करोड़ घर, सही बात है, इसके पहले छोटे छोटे घर बनते थे, कहीं बस्तियों में, कहीं थोड़ा सा कुछ बन जाता था, लेकिन इस तरह से घर नहीं बनते थे। जैसे एक उदाहरण दूं कि यूपी में 75 जिले हैं तो 75,000 घर बने, यानी हर जिले में 1,000 घर। एक ये बात। दूसरी बात क्या कि अब वो लोग हैं तो शौचालय उनको देना है, बिजली देना है, उनके यहाँ इंटरनेट पहुंचाना है, ग्राम पंचायत पे फाइबर पहुंचाना है, क्योंकि सरकार कहती है कि भाई हम सब कुछ पहुंचाएंगे, जो शहर में है वो सारी सुविधा हम देंगे। शहरों में क्या करना है? उनका अपग्रेडेशन करना है। तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट आया, 100 से ज्यादा शहरों में काम चल रहा है, बहुत जगह देरी है, लेकिन उसके बावजूद बहुत से शहर इंटीग्रेटेड सिस्टम पर काम करने लगे हैं, ये सरकार कहती है। इस सब को कहां से आप देख सकते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी सबसे ज्यादा बुनियादी सुविधाओं पर खर्च कहां है? तो लगातार वो बढ़ाती चली जा रही है। अब तो बजट में 10 लाख करोड़ हो गया। और उसका एक और उदाहरण, आपको वंदे भारत ट्रेनें नहीं दिखती हैं, आपको हाईवे की लंबाई 3.5 गुना, 3.5 टाइम्स, यानी 8 किलोमीटर से 32 किलोमीटर हो जाता है, करीब करीब 3.5-4 गुना हो जाता है, वो नहीं दिखता आपको ये इकोनॉमी नहीं बढ़ती है। आपको मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कई गुना बढ़ जाती है, करीब करीब 5 गुना, आपको नहीं दिखता है। लेकिन एक चीज तो देखिए भाई सब लोग, मैं तो कहता हूं आज आप मेरे इस आंकड़े को बस सुनिए और यहीं खत्म कर रहा हूं। इस देश में मेडिकल की सीटें थी 50,000 के आसपास, मोदी सरकार ने उनको बढ़ा के कर दिया 1 लाख। तो सीटें कर देना मतलब क्या ये हवा में कर देना है? नहीं, इसका मतलब ये कि वो कहते हैं कि एकदम ऑपरेशन टाइप का चला के हर जगह आपको मेडिकल कॉलेज खोलना है और उसके सपोर्ट में नर्सिंग मेडिकल कॉलेज भी खोलना है। मुझे लगता है कि इस देश में ऐसा काम किसी सरकार ने नहीं किया था। कॉन्टिन्यूटी है, कंसिस्टेंसी है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। दुनिया भर के लोग अपना पैसा लगाने के लिए भारत की ओर देख रहे हैं, इसीलिए भारत इतने डिस्ट्रप्टिव डिसीजंस लेने के बाद। सर रुकिए, अभी सर समय, एक्चुअली इस तरह के टॉपिक में ना 2-4 घंटे बहस करूंगा तो शायद पर्याप्त समय मिल पाएगा। 1,44,000 किलोमीटर 2023 में हाईवे की लंबाई है, जो 2014 में 91,000 थी। आशुतोष जी गौर कीजिएगा। अरे सर नहीं, अभी आपसे जवाब कहाँ, अभी तो शुभमो जी से पूछा नहीं, मैं तो अपनी मदद के लिए उनको बुलाया, हमारे मित्र हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। एक बात और बता दूं मैं आपको, ये जो डेटा की जगलरी है ना सर, ये हम लोग खूब करते हैं दिन भर, हम तो उसी की पत्रकारिता करते हैं। 2004 से 2014 के बीच में जो फंड अवेलेबल कराया गया था, इसको बहुत गौर से सुनिएगा, मैं ताल ठोक के बोलूंगा। ये उस समय जो फ्री मनी अवेलेबल कराई गई थी, फ्री मनी मैं कह रहा हूं तो आप समझ रहे हैं क्या है, उसकी वजह से हमारे बैंकों की, खासतौर पे पीएसयू की हालत वो हो गई थी जो बंद होने की कगार पे थे। 14 के बाद 2023 ये पहला साल है जिसमें भारत के पीएसयू बैंक जबरदस्त मजबूत स्थिति में है। जबरदस्त मैं कह रहा हूं, डेटा के आधार पर। ये क्यों हुआ था ये बताने की जरूरत नहीं, तो कई बार डेटा कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है। रुको ना सर, नहीं अभी आपकी बारी नहीं है, अभी आपकी बारी नहीं है। नहीं और सुनिए, अरे सुनिए ना सर। 30 सेकंड। अभी 2 दिन पहले आरबीआई के गवर्नर ने बैंकों के बारे में क्या कहा है कि वो अपने एनपीएस को डिसेप्शन में सर सुना मैंने, अरे मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूं सर।
मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूं ना, मैंने सुना है उसको। आरबीआई गवर्नर शक्तिदास उन्होंने बाकायदा चिंता जाहिर की पब्लिक, उन्होंने चिंता नहीं जाहिर की सर, आप फिर वही बात कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करिए। उन्होंने ये कहा है, अरे सुनो ना महाराज सर, आशुतोष जी मैं आपसे आपके आगे फैक्ट रख रहा हूं। उन्होंने ये कहा है कि इस साल की जो हमारी क्रेडिट ग्रोथ है वो एवरेज 18% से ऊपर चली गई है, किसी किसी बैंक की 25% क्रेडिट ग्रोथ है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई इसलिए है क्योंकि कोविड के 1.5 साल में कुछ नहीं थी ग्रोथ। तो अब आप लोगों को लोन देते समय थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए, वो ये कह रहे हैं। समझ रहे बात? नहीं अरे सुनिए ना सर, प्लीज प्लीज अभी रुकिए आलोच जी, चलिए एक और डेटा रख दो, उसके बाद सुम्मा जी से जवाब दूंगा। देखिए एफडीआई का डेस्टिनेशन इमर्जिंग मार्केट में इंडिया को माना जाता है, और डेवलप्ड या इमर्जिंग में चाइना के लिए दोनों मिला के पिछले 23 सालों का डेटा मैं दे रहा हूं। चैलेंज है, कोई भी उठा के चेक कर ले, मैं हवा में कोई बात नहीं करता हूं। चाइना में जो है ना, उसका जो CAGR है वो 2.9% का है पिछले 23 साल का एफडीआई ग्रोथ का, और भारत का 9.5% है, 6.6% हायर देन द चाइना। और सुनिए इसके आगे, 2015-16 के बाद से टिल डेट शार्प राइज है, क्योंकि लोग इंडिया में निवेश करना चाहते हैं। ये सब डेटा है सर, हम बात नहीं। अभी रुको ना आशुतोष जी, आप तो ना हर चीज में आपसे मैं 2 घंटे की डिस्कस करूंगा। सुम्मा जी, हाँ नहीं, अरे आऊंगा ना, सुम्मा जी को दोनों दे देंगे, 28 हो गया। सुम्मा जी